ओके, सो लास्ट क्लास हम लोग स्टार्ट किए थे बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में। बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में भैया हम लोग ये सीखे कि वो हम लोग के एक्सटर्नल होता है, हम लोग के बाहर होता है। उसको स्कैन करना, उसको एनालाइज करना जरूरी है। उसका हम लोग 5 इंपॉर्टेंस पढ़े थे, बट अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग दो कैपेबिलिटीज है जो हर बिजनेस को अपने अंदर रखना है। पहला, अबिलिटी टू प्रॉस्पर। दूसरा, अबिलिटी टू चेंज। इसी के साथ चार्ल्स डार्विन के बारे में हम लोग जाने कि वो हम लोग को बोले थे कि कोई कितना भी इंटेलिजेंट, कोई कितना भी स्ट्रांग हो, सरवाइव वही करेगा जो चेंज को अडेप्ट कर सकता है। हम लोग जाने कि कैसे एक साल में 5 करोड़ से भी ज्यादा नए फर्म बनते हैं और लगभग 1,30,000 फर्म डेली बंद भी होते हैं। ये सारा इंफॉर्मेशन काफी जरूरी है। हम लोग जाने डोराबजी टाटा के बारे में। 1907 में वो आए थे। वो आए तो थे सिर्फ एक इंडस्ट्री के अंदर, बट आज टाटा, उनका जो कंपनी है वो हर इंडस्ट्री में फैला हुआ है। इसके बाद हम लोग सीखे मीनिंग मीनिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। ग्लूइक और जॉश, ये दोनों मिलकर एक डेफिनेशन दिए थे कि इन्वायरमेंट इंक्लूड्स फैक्टर्स आउटसाइड द फर्म विच कैन लीड टू अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स टू द फर्म। जो भी चीज फर्म के बाहर है वो बिजनेस इन्वायरमेंट का हिस्सा है। बाहर के चीजों से दो चीज होता है, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाने। हम लोग एक शॉर्टकट निकाले, कॉम्प्लेक्स, डायनामिक, मल्टीफेस्टेड और फार रीचिंग इम्पैक्ट। इसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? CDMF। इंपॉर्टेंस 5 था। पहला भैया, इन्वायरमेंट को स्कैन करने से अपॉर्चुनिटी और थ्रेट के बारे में पता चलता है, जिससे हम लोग ग्रोथ कर सकते हैं, कंटिन्यूअस लर्निंग होता है, इमेज बिल्ड करते हैं और कंपटीशन मीट करते हैं। बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन और इन्वायरमेंट का क्या रिश्ता है? सिंपली 3 चीज का एक्सचेंज होता है। इंफॉर्मेशन लेता है, देता है। रिसोर्सेज लेता है, देता है। इन्फ्लुएंस एंड पावर लेता है और देता है। इसी के साथ हम लोग फिर पढ़े थे इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ऑन बिजनेस। हम लोग इसमें एक लाइन जरूरी समझे, डू नॉट फंक्शन इन आइसोलेटेड वैक्यूम। बिजनेस अकेले काम नहीं करता है, उसको लोग चाहिए। उसको वो लोग चाहिए जो उनके लिए काम करे, उसको वो लोग चाहिए जो उनसे compete करे, जो उनके लिए रूल बनाए। 3 पॉइंट बार बार हम लोग पढ़ रहे थे। आइडेंटिफाई, अप्रेज, रिस्पॉन्ड। ये किसको करना है? अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को, जो कि इन्वायरमेंट में। हम लोग कैडबरी का सिचुएशन के बारे में भी जाने थे और ये भी पढ़े थे कि बिजनेस फंक्शन तो सिर्फ एक हिस्सा है, इन्वायरमेंट तो बहुत बड़ा होता है। फ्रेमवर्क के बारे में जाने हम लोग। पहला चीज कि इनिशियल व्यूज लेना जरूरी है, एनालिसिस करना जरूरी है, फिर उस एनवायरनमेंट का ऑडिट करना जरूरी है और लास्ट में एक्शन लेना यानी कि एक्सप्लिसिट कंसीडरेशन जरूरी है। इसी के साथ हम लोग जाने कि एनवायरनमेंट एनालिसिस क्यों जरूरी होता है, क्योंकि रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी होता है जिसको ये मिनिमाइज करता है। पर्पस ऑफ एनवायरनमेंट एनालिसिस हम लोग जाने कि सबसे पहले करंट एंड पोटेंशियल चेंजेस जो है उसको एनालाइज करो। डिसीजन लेने के लिए तुम इनपुट ले रहा है उस एनालिसिस से, और लास्ट में स्ट्रैटेजिक थिंकिंग को ये फॉस्टर करता है। अब हम लोग आ रहे हैं आज के नए टॉपिक पे, एनवायरमेंटल स्कैनिंग। जहां तक कल हम लोग कंप्लीट किए थे, घर पे सब कोई रीड किया होगा। किसी को कोई डाउट? अगर डाउट है तो पूछो, नहीं तो हम लोग फिर आज प्रोसीड करेंगे। तुम यो मैसेज कर देना, बस यो मैसेज कर दो डाउट नहीं हो तो, ताकि हम लोग आगे प्रोसीड करें। गुड। सब कोई अपना अपना नाम पे कारिस्तानी दिखा रहा है। देखो, शिवम अपना नाम के आगे जोड़ लिया राम भक्त। खुशी का नाम के आगे दिल का स्माइली बना। सबसे मस्त हमको लगा इफ्शा का नाम, मास्क पहना हुआ स्माइली बनाई है। गुड। सब ऐसे कारिस्तानी करते रहो घर बैठे बैठे। ओके, चलो, सबका यो आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, ध्यान से पहले सुनो इसका मतलब क्या होता है। इन्वायरमेंट तुम्हारे एक्सटर्नल है, तुम्हारे बाहर है, बिजनेस के बाहर है, उसको स्कैन करना जरूरी है। उसको स्कैन करेंगे, उसमें क्या है नहीं है देखेंगे, तभी ना पता चलेगा उसका हालत क्या है। अगर इंग्लिश में बात करें, तुम लोग भी ब्रैकेट में डालेगा इस लाइन को। Environmental scanning can be defined as the process by which organizations monitor their relevant environment to identify opportunities and threats affecting their business for the purpose of taking strategic decision. Important definition. भैया व्हाट इज इन्वायरमेंटल स्कैनिंग? सिंपल वर्ड में ये एक प्रोसेस है, ठीक है, एक पूरा प्रोसेस है, वेल डिफाइंड प्रोसेस, एक पूरा स्टेप नहीं है ये होते रहता है। ऐसा नहीं कि हम एक बार स्कैन किए उसके बाद मेरा काम खत्म, नो, यू हैव टू कीप डूइंग इट, ताकि तुम अपने इन्वायरमेंट में प्रेजेंट अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को आइडेंटिफाई कर सको, जान सको कि क्या मौका है, क्या डर है, और वो तुम्हारे बिजनेस को कैसे अफेक्ट कर रहा है। ये जानने के बाद तुम स्ट्रैटेजी बना पाएगा, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस ले पाएगा। तो स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेने के लिए इन्वायरमेंट का स्कैनिंग जरूरी है। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, इन्वायरमेंट स्कैनिंग एक प्रोसेस है जिससे हम लोग अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को आइडेंटिफाई करते हैं, वो अपॉर्चुनिटी और थ्रेट जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है, और जैसे ही आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेने लायक हो जाते हैं। अच्छा, सिर्फ एनालिसिस तक ये स्कैनिंग नहीं रुकता है, सिर्फ सब कुछ स्कैन करना कि अच्छा ये है, ये अपॉर्चुनिटी है, थ्रेट है, नहीं। फ्यूचर के लिए हम लोग प्रेडिक्ट भी करते हैं, फोरकास्ट भी करते हैं, डिमांड फोरकास्टिंग, वो भी तो एक टाइप का स्कैनिंग हुआ एनवायरनमेंट का। फ्यूचर में क्या करना है, फ्यूचर प्लान्स क्या होंगे, फ्यूचर स्ट्रैटेजी क्या होगा, ये सब इन्वायरमेंटल स्कैनिंग से पता चलता है। प्रेजेंट और फ्यूचर इन्वायरमेंटल स्कैनिंग दोनों कॉन्सेप्ट को कवर करता है, ठीक है। तुम लोग के सामने एक ग्राफ है, हम लोग कैसे पढ़े थे कि भैया एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, इन्वायरमेंट से हम लोग इंफॉर्मेशन लेते हैं, फिर इन्वायरमेंट में इंफॉर्मेशन देते हैं। तो देखो इनपुट आ रहा है, हम लोग क्या किए, इन्वायरमेंट को स्कैन किया, स्कैन करके पहले तो स्कैनिंग स्ट्रैटेजी बना और इंटरनल फैक्टर्स देखे कि हम लोग के अंदर में क्या क्या प्रेजेंट है जो इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है। फिर परसीव्ड इन्वायरमेंट चेंज, क्या चेंज हम लोग चाहते हैं, फिर उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाए और लास्ट में एक्शन लिए, ठीक है। तो ये पूरा एक प्रोसेस है, ठीक है, ऐसा होते रहता है, एक बार होगा, फिर होगा, फिर होगा, एक साइकिल है, काम होते रहेगा। ओके, अब आते हैं स्कैनिंग, बार बार बोल रहे हैं, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग हो, बिजनेस इन्वायरमेंट हो, जो चीज एक्सटर्नल फैक्टर का बात करता है उससे सिर्फ और सिर्फ दो चीज का जन्म होता है। एक तो तुमको तुम्हारा डर के बारे में पता चलेगा, यानी कि जो तुमको भय है, एक तुम्हारा अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटी। सबको मेरा आवाज आ रहा है? चैट में बताओ एक बार। खुशबू से उसको नहीं आ रहा है, कोई भी एक बार यो कर दो ताकि क्लियर हो आवाज आ रहा है कि नहीं। ओके, गुड, सबको आ रहा है। खुशबू, आई थिंक तुम्हारा कोई ना इशू है, ठीक है, तुम एक बार एग्जिट करके देखो या फिर अपना नेटवर्क चेक करो। तो बार बार भैया घूम फिर के हम लोग दो तीन बात ही जान रहे इस चैप्टर में। पहला तो चेंज होना जरूरी है, दूसरा स्ट्रेटजी बनाना जरूरी है, तीसरा इन्वायरमेंट जो कि एक्सटर्नल है उससे थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज पता चलता है। अभी ध्यान से मेरा बात सुनो, हम लोग चार टर्म के बारे में जानने वाले। किसी भी इन्वायरमेंट को स्कैन करने के बाद हम लोग को चार चीज मिलता है। पहला इवेंट, दूसरा ट्रेंड्स, तीसरा इश्यूज, चौथा एक्सपेक्टेशंस। आई एम रिपीटिंग, किसी भी इन्वायरमेंट को स्कैन करने के बाद हम लोगों को दो चीज मिलता है, इवेंट्स, ट्रेंड्स, इश्यूज, एक्सपेक्टेशंस। चारों टर्म को हम लोग डिटेल में जानेंगे। व्हाट आर इवेंट्स? भैया इवेंट्स का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट एंड स्पेसिफिक ऑकरेंसेस, वो ऑकरेंसेस
वो इवेंट, वो मूवमेंट जो हमारे लिए जरूरी है, जिसको हम लोग चाहते हैं कि हो, या फिर जिसके बारे में हम लोग वेट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी त्योहार आ रहा है तो हम लोग उस त्योहार का वेट करते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग उस इवेंट का वेट कर रहे हैं। ये एक हैपनिंग है जो हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के बाहर में एक्सटर्नल जिसको हम लोग ऑब्जर्व करके ट्रैक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा बर्थडे इज एन इवेंट जो तुम्हारे लाइफ के इंटरनल पार्ट में, जो सिर्फ तुम्हारा बर्थडे है, जिस दिन तुम्हारे लिए केक कटेगा, तुमको बर्थडे मॉम मिलेगा, तुमको पार्टी देगा, तो ये इंटरनल है। तो हम लोग कैसे बर्थडे को ट्रैक करते हैं, मेरा बर्थडे 2 महीना बाद है, मेरा बर्थडे 20 दिन बाद है, और ऑब्जर्व करते हैं मेरा बर्थडे आने वाला है, देखे मेरे को 12 बजे कौन कौन विश करता है। ऐसे एक्सटर्नल भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत लोग होली के लिए वेट कर रहे थे। होली क्या सिर्फ तुम मनाओगे? नहीं, होली हर कोई मनाता है, वो एक एक्सटर्नल इवेंट है तुम्हारे लाइफ का। इसी तरीके से बिजनेस का भी बर्थडे होता है, इनकॉर्पोरेशन, याद आया, इनकॉर्पोरेशन मिलता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कब मिलेगा, ट्रैक करते हैं कितना साल हो गया मेरा बिजनेस। एक्सटर्नल इवेंट का भी वेट करते हैं कि यार जीएसटी का नया नॉर्म्स अनाउंस होने वाला है। बिजनेस के लिए ये सब इवेंट होता है। बिजनेस को केक काटना इज नथिंग बिग फॉर बिजनेस। नया लॉ आ रहा है, कस्टमर रिलेटेड कुछ हो रहा है, सप्लायर रिलेटेड कुछ हो रहा है, ये सब इवेंट्स होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ कि एक बड़ा पॉलिटिशियन एक अर्बनाइजेशन प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा है, पास कर रहा है। अर्बनाइजेशन प्रोजेक्ट मतलब जितना भी गांव होता है, बोला कि वो गांव को हटा के हम लोग वहां शहर का स्थापना करेंगे। तो जो भी बिजनेस वहां से प्रॉफिट एंटिसिपेट कर रहा है, जैसे कि भैया, जैसे कि जितना भी कंपनीज होगा, जो लोग ब्रिज वगैरह बनाते हैं, रोड वगैरह बनाते हैं, ईटा सीमेंट, ये सारा काम वहां पे बढ़ेगा। टेक्नोलॉजी, लेबर, तो ये लोग अपना स्ट्रैटेजी चेंज करेगा। ये लोग क्या करेगा, कोई भी काम आएगा बोलेगा नहीं भाई अभी वहां पे इवेंट है, वहां पे जाना चाहेंगे, वो जगह ज्यादा प्रॉफिटेबल है। ये कैसे पता चला? भैया एक्सटर्नल कंडीशन का कोई इंपॉर्टेंट एंड स्पेसिफिक ऑकरेंस को जानकर। इवेंट्स क्लियर हो गया भैया। इवेंट्स में सिंपली 2 वर्ड का याद रखना है। पहला इंपॉर्टेंट एंड स्पेसिफिक होता है, दूसरा इंटरनल या एक्सटर्नल होता है। अब आता है ट्रेंड्स में। बोल रहा है ट्रेंड, हम लोग एकदम सिंपल वर्ड में क्या बोलते हैं पता है? फैशन। ट्रेंड हम लोग नॉर्मल वर्ड में बोलते हैं फैशन। ये आने वाले इवेंट को लेकर बहुत बार इन्फ्लुएंस होता है, तुमको हम समझाते हैं। जैसे ही फॉर एग्जाम्पल दुर्गा पूजा आता है, तो नया कपड़ा का ट्रेंड अचानक से बढ़ जाता है। दुर्गा पूजा इज एन इवेंट। फैशन यानी कि जो ट्रेंड है वो न्यू कपड़ा का बढ़ गया, पार्टी वेयर्स का बढ़ गया, फेस्टिवल वेयर्स का, कुर्ता पजामा का, ये सब चीज का बढ़ जाता है। तो वो ट्रेंड उस टाइम हाइप में आता है। इसमें क्या हो रहा है समझो, ये जनरल टेंडेंसी है। जनरल टेंडेंसी जो इवेंट के साथ टेक प्लेस करता है। इवेंट के साथ साथ ट्रेंड चेंज होते रहता है। फॉर एग्जाम्पल, बीच में हम लोग हमेशा ट्रेंड का जब नाम होता है, हम लोग फिडजेट स्पिनर को जानते हैं। फिडजेट स्पिनर किस इवेंट से आया था भैया? फिडजेट स्पिनर यूट्यूबर्स जो है वो लोग अपना मीम में ला रहे थे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सबका इवेंट जो हुआ उसके कारण वो ट्रेंड में आया। ठीक है। अच्छा, और टीनेजर्स जो हैं, जो ऑनलाइन गेमिंग करते हैं बहुत ज्यादा, वो भी बिजनेस को मदद कर रहे हैं नए मार्केट को कैप्चर करने में। फॉर एग्जाम्पल, आजकल जो फोन्स निकल रहे हैं, तुम देखना बीच में क्या हुआ था, फोन्स निकला, ओप्पो कोई फोन निकाला, तो वो क्या किया, वो अपने एडवर्टीजमेंट तक में दिखा रहा है कि हमारा फोन 10 सेकंड से 20 सेकंड में आपको इतना चार्ज दे देगा कि आप अपना फोन को वापस से ऑन कर सको और पबजी खेल सको। हमारा फोन ज्यादा बैटरी बैकअप देता है, ज्यादा स्पीड है, रैम ज्यादा है, पकड़ने में आसान है, वगैरह वगैरह। तो ये ऑनलाइन गेमर्स जो है, उनके ट्रेंड के आसपास बिजनेस अपना इवेंट चला रहा है, ऐसे समझते हैं। ये है विनोद। विनोद बैठ के अपना फोन में पबजी खेल रहा है। इसका पबजी का फायदा कौन उठाएगा? ओप्पो। ओप्पो एक फोन लाया अपना F1 प्लस।
ओप्पो बोला कि विनोद जैसा मार्केट में लाखों बच्चा भी ऐसा है जो फोन को सिर्फ और सिर्फ गेमिंग पर्पस के लिए खरीदता है। तो हम लोग का जो एडवर्टीजमेंट है वो प्रेजेंट ट्रेंड यानी कि पबजी के ऊपर ही होगा। तो हम लोग का जो इवेंट था वो किसके बेसिस पे हुआ भैया? ट्रेंड के बेसिस पे। तो इवेंट और ट्रेंड में एक रिश्ता होता है कि नहीं भैया? अगेन हम लोग को समझ में आ गया। इवेंट में आप दो बात बताएं, पहला इंपॉर्टेंट एंड स्पेसिफिक ऑकरेंसेस होता है ये, दूसरा ये इंटरनल भी हो सकता है एक्सटर्नल भी हो सकता है, इसको ऑब्जर्व और ट्रैक करना पड़ता है। ट्रेंड के बारे में आप हम लोग को बताया कि ये जनरल टेंडेंसी होता है विच टेक प्लेस अलोंग विथ इवेंट। यहाँ पे सिमिलर एक्टिविटी को, सिमिलर इवेंट को ग्रुप कर देता है और अपना बिजनेस का स्ट्रैटेजी ऐसे बनाता है ट्रेंड के अनुसार कि वो लोग के लिए वो प्रॉफिटेबल हो। ये था इवेंट और ट्रेंड, पहला दो कॉन्सेप्ट। अब आते हैं इश्यूज में। इश्यूज का मतलब है करंट कंसर्न्स, करंट कंसर्न्स। इवेंट और ट्रेंड के रिस्पॉन्स में जो चिंता तुमको खाता है दैट इज करंट कंसर्न। इंडिया में चाइनीज एप्लीकेशंस बैंड हुआ, इसके कारण कितना सारे इशू क्रिएट हुआ। पबजी का ही मार्केट खत्म हो गया, पबजी के साथ साथ एक वो टिकटॉक था उसका मार्केट भी खत्म हो गया। भैया करंट कंसर्न मतलब जो इवेंट हुआ कि अब चाइनीज ऐप बैन होंगे, जो ट्रेंड आया यूट्यूबर वर्सेस टिकटॉकर्स, ये सब का कंपनीज पे क्या असर पड़ रहा है। हो सकता है कि उसका सेल बढ़े, बढ़े तो वो चिंता का बात नहीं है, यहाँ चिंता का बात हो रहा है, इश्यूज। यानी कि चिंता क्या है? तो इश्यूज आर ऑलवेज करंट कंसर्न, करंट चिंता ड्यू टू इवेंट एंड ट्रेंड्स। और लास्ट में एक्सपेक्टेशन, उम्मीद। उम्मीद क्या करते हो तुम? तुम्हारा इशू है हम समझ रहे हैं, तुम्हारा कंसर्न है हम समझ रहे हैं, तुम्हारा उम्मीद क्या है? अभी वहां पे चाइनीज एप्लीकेशंस का बैन हो रहा है, लेकिन कंज्यूमर का एक्सपेक्टेशन क्या है? हम लोग हमेशा बात करते हुए सुनते हैं कि भैया पबजी जो है वो इंडिया में बनकर इंडिया का किसी और कंपनी के साथ टाई अप होगा और वो लोग हम लोग को बना के देगा। तो ये एक्सपेक्टेशन है हम लोग का ये उम्मीद है। एक सेकंड रुकना। क्या सबको ये चारों टर्म क्लियर है? ये चारों टर्म पे एमसीक्यूज आ सकते हैं? फटाफट चैट में बताओ चारों टर्म्स क्लियर है कि नहीं। गुड। ओके, एक चीज याद रखना, तुम लोग ये जो मैसेज करता है ना ये हम देखते हैं, ठीक है? और जिसका मैसेज नहीं आता हम ये भी देखते हैं। तो प्लीज रिमेम्बर दैट थिंग। अभी भैया आप ये बताइए, बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट, अभी तक हम लोग सिर्फ एक चीज सीखे हैं, एक्सटर्नल बिजनेस इन्वायरमेंट। हमारे आजू बाजू बाहर में जो है, हमारे अंदर का इन्वायरमेंट भी तो मैटर करता है। जब हम बात किए अंदर का इन्वायरमेंट, एक बिजनेस के अंदर का क्या इन्वायरमेंट हो सकता है? उस बिजनेस का वैल्यू सिस्टम कैसे, उसके लोग कैसे, वो लोग कैसे बात करते हैं, उस बिजनेस का मिशन कैसा है, ऑब्जेक्टिव्स कैसा है, काम कैसे करते हैं, क्या काम करना चाहते हैं, उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है, क्या जो लोग नीचे में लो लेवल मैनेजमेंट में है वो लोग अपर लेवल मैनेजमेंट से बात कर सकते हैं, वो बिजनेस का कॉर्पोरेट कल्चर कैसा है, क्या एम्प्लॉयज को हरास किया जाता है, क्या उनको जरूरत पड़ने पे छुट्टी मिलता है, उनका हेल्थ का ख्याल रखा जाता है। दिस इज क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। लेबर यूनियन का क्या हाल चाल है भाई? लेबर को उनके राइट्स से वंचित तो नहीं रखते? जैसे अब लेबर्स को पता नहीं उनको बोनस कब मिलेगा, तो हम लोग इस चीज का ध्यान रख सकते हैं ना भैया उस कंपनी के अंदर। एंड लास्ट में फिजिकल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटीज, कि हम लोग का टेक्नोलॉजी कितना बेहतर है, कितने लोग हैं हमारे पास, ये सब हमारे बिजनेस के अंदर का बात होता है। बिजनेस के बाहर में भी बहुत सारा बात है जो तुम लोग को जानना है। इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, एक माइक्रो इन्वायरमेंट और एक मैक्रो इन्वायरमेंट। इसको हम लोग और डिटेल में थोड़ी देर में पढ़ेंगे, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट में काफी सारे एलिमेंट हम लोग सुने थे भैया, कि हम लोग का वैल्यू सिस्टम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, मिशन क्या है,
विजन क्या है, ये सब चीज हम लोग जान रहे थे, जो हम लोग के कंपनी के बिजनेस के अंदर का बात इंटरनल है। अगेन दिस चार्ट इज इंपॉर्टेंट, प्लीज स्टार मार्क करो, इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी ये जो है यहाँ पे तुम लोग एक डायग्राम देख रहे होगा अपना किताब में, ये डायग्राम को ना काफी फैंसी तरीके से दिखाने का कोशिश किया है मतलब इन्वायरमेंट। ठीक है, देखो क्या बोलता है, द यूनिवर्स वी लिव इन हैज आवर प्लैनेट अर्थ। हम लोग का अर्थ, हम लोग का यूनिवर्स में, ओके ठीक है, और बहुत सारा प्लैनेट्स भी है। तो जो प्लैनेट्स अर्थ के आजू बाजू में, जो स्टार्स अर्थ के आजू बाजू में, वो जो है वो इमीडिएट पेरिफेरी है। वो देखो अर्थ के अंदर में क्या है, हम लोग है भैया, इंडिया है, अमेरिका है, सब अर्थ के अंदर में, पूरा जितना भी देश, वो हुआ इंटरनल इन्वायरमेंट। और अर्थ के आजू बाजू में जो है वो क्या है भैया, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जो भी चीज अर्थ के बाहर हो रहा है, मीटियोर्स है, एस्ट्रॉइड्स है, मीटियोराइट्स है, वो सब क्या है भैया, वो सब हम लोग का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। और जो अर्थ के अंदर में हो रहा है, कोरोना वायरस है, अर्थक्वेक है, फ्लड है, वो इंटरनल। ठीक है, ओके भैया। अभी जब भी एनीथिंग दैट हैपेंस अराउंड इट इन अदर बिजनेसेस एंड लोकेशन इज माइक्रो इन्वायरमेंट। जो भी चीज मानो सिर्फ एक बिजनेस के इर्द गिर्द हो रहा है, जैसे टेंसेंट गेम्स, पबजी बैंड हुआ, तो उसके इमीडिएट आउट में जो फ्री फायर करके एक गेम है, और जितने भी छोटे मोटे गेमिंग कंपनीज है, मिनी क्लिप, एक ईफा करके है, ये सब जितने भी कंपनीज है, ये क्या कर रहे हैं, दिस इज माइक्रो इन्वायरमेंट, जो सबको कॉमन वे में अफेक्ट करता है। और जो चीज बिजनेस से बहुत दूर है, जो अफेक्ट तो कर रहा है बिजनेस को, जैसे कोरोना वायरस, वो क्या बिजनेस के अंदर में ऐसा है कि खाली टेंसेंट गेम्स वालों को कोरोना वायरस हो रहा है, जो लोग पबजी खेल रहे हैं वही लोग को कोरोना वायरस हो रहा है? नहीं, बट वो उस गेम को इफेक्ट किया ना। टेंसेंट गेम्स, पबजी इंडिया में बैंड ही इसलिए हुआ क्योंकि इंडिया और चाइना का लड़ाई चलता है। तो वो मैक्रो चीज है। ठीक है, ओके। तो भैया इंटरनल इन्वायरमेंट हम लोग सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं विद इन द बिजनेस। बस इतना याद रखना, विद इन द बिजनेस। तुम लोग जैसे जैसे अब आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे, जैसे इंटर में जब तुम लोग जाएगा तो तुम लोग पढ़ेगा एक सब्जेक्ट, उसमें ये इंटरनल इन्वायरमेंट के बारे में और अच्छे से पढ़ाएगा। ठीक है, तो फॉर द टाइम बिंग इतना, ये एक जो 2-3 वर्ड हम लोग जाने विद इन द बिजनेस, वो काफी है। अब बात करते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बारे में। इससे पहले भी हम लोग ये लाइन पढ़ चुके हैं, अ बिजनेस डज नॉट ऑपरेट इन अ वैक्यूम। बिजनेस के इर्द गिर्द काफी सारी चीज होती है, उसको एक्शंस लेना होता है अपने सराउंडिंग के ऊपर, उसके आसपास क्या हो रहा है, उसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, ये डिपेंड करता है कि उसका एक्शन, उसका स्ट्रैटेजी क्या होता है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को भी ना ये लोग 2 हिस्सा में बांटा, एक का नाम रखा माइक्रो, एक का नाम रखा मैक्रो। द इन्वायरमेंट in which an organization exists can therefore be described in term of opportunity and threat operating in external environment। ध्यान से सुनो, बार बार हम ये 2 वर्ड बता रहे हैं, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। ये जब भी हम बता रहे थे अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, हम एक्सटर्नल बोल रहे थे या इंटरनल बोल रहे थे? इन 2 चीज को जरा अब बताओ तो, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट आपके एक्सटर्नल होता है या इंटरनल होता है? एक्सटर्नल। वेरी गुड, एक्सटर्नल। वेरी गुड। चलो भैया एक्सटर्नल होता है। लेकिन हम लोग, शायद तुम लोग बीएससी में पढ़ा होगा स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस, तो वो स्वॉट में से 2 चीज तो हम लोग का कवर है, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। 2 चीज है जो हम लोग अब कवर करेंगे, स्ट्रेंथ और वीकनेस। अच्छा, तुम्हारा स्ट्रेंथ एंड तुम्हारा वीकनेस ये एक्सटर्नल होगा या इंटरनल होगा? सोचो, बुद्धि लगाओ। तुम्हारा ताकत, तुम्हारा कमजोरी, इंटरनल। वेरी गुड भैया। हम लोग का ताकत, हम लोग का कमजोरी, ये सब
इंटरनल होता है। तो स्ट्रेंथ और वीकनेस इंटरनल होता है, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट एक्सटर्नल होता है, और ये चारों को मिलाकर हम लोग बोलते हैं स्वॉट, SWOT। S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटी, T फॉर थ्रेट। अभी इसका देखना डेफिनेशन हम लोग हाथों हाथ क्लास में याद कर लेंगे। भैया आप बताएं, स्ट्रेंथ इंटरनल होता है, हिंदी में बोले भैया हम लोग के अंदर का जो शक्ति है उसको स्ट्रेंथ बोलेंगे, द इंटरनल शक्ति दैट वी हैव। और बेटर इंग्लिश में बोले तो द इनहेरेंट कैपेसिटी दैट वी हैव। क्या चीज का कैपेसिटी? तुमको शक्ति क्यों चाहिए, किससे जीतना है तुमको शक्ति से? भैया हम लोग को कॉम्पिटिटर से जीतना है। हम लोग के पास जो स्ट्रेंथ है उससे हम लोग अपने कॉम्पिटिटर से जीतेंगे। कुछ लोग का स्ट्रेंथ होता है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, कुछ लोग का स्ट्रेंथ होता है थियोरिटिकल सब्जेक्ट, कुछ लोग का स्ट्रेंथ होता है कि भैया हमको आंसर अच्छे से लिखना आता है, कुछ लोग का स्ट्रेंथ होता है कि भैया हम लोग तुक्का काफी ज्यादा एक्यूरेट मारते हैं। ये सब तुम लोग के अंदर का स्ट्रेंथ है। और ये कब काम आएगा भैया? जब हम एग्जाम में बैठेंगे, मेरे आसपास पूरे इंडिया में जब मेरे साथ लोग एग्जाम दे रहे होंगे, जो मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं, उनको हराने में ये सब काम आता है। तो स्ट्रेंथ का मतलब होता है इनहेरेंट कैपेसिटी which an organization can use to gain strategic advantage over its competitor. Strength is inherent capacity which an organization can use to gain strategic advantage over its competitor. एक बिजनेस के नजर से सोचो, किसी बिजनेस का स्ट्रेंथ है अगर कुछ, मैगी का स्ट्रेंथ था उसका टेस्ट, मैगी जैसा टेस्ट जो है और कोई नहीं देता है, तो वो उसका इनहेरेंट कैपेसिटी, और वो अपने कंपटीटर से इसी बेसिस पे लड़ता है कि हम लोग का जो टेस्ट है वो सबसे अलग है। तो स्ट्रेंथ मतलब इनहेरेंट कैपेसिटी होता है भैया। इनहेरेंट कैपेसिटी का क्या फायदा है भैया? विद द हेल्प ऑफ इनहेरेंट कैपेसिटी एन ऑर्गेनाइजेशन कैन यूज टू गेन स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ओवर इट्स कॉम्पिटिटर। अपने कॉम्पिटिटर से आगे होने में मदद करता है हम लोग का स्ट्रेंथ। हम लोग ये हम लोग के इनहेरेंट है, हम लोग के इंटरनल है, हम लोग के अंदर। ये हुआ स्ट्रेंथ। वीकनेस क्या हुआ भैया? वीकनेस मतलब कमजोरी जो हम लोग के अंदर है, जिसके कारण हम अपने कॉम्पिटिटर से बहुत बार हार जाते हैं। स्ट्रेंथ हम लोग के लिए फायदेमंद होता है, एडवांटेज होता है, उसी तरीके से जो कमजोरी है वो हम लोग के लिए डिसएडवांटेज है, हम लोग के लिए डरावना है, उससे हम लोग रिस्क में ज्यादा होते हैं। तो अगर हम लोग डिफाइन करें इस पूरे चीज को, वीकनेस इज एन इनहेरेंट लिमिटेशन और कंस्ट्रेंट, वही बात है, रोकने वाला चीज जो तुमको कंस्ट्रेंट करे, which creates a strategic disadvantage. I am repeating it once again. Weakness एक inherent limitation होता है जो strategic disadvantage create करता है। Strength एक inherent capacity होता है जो strategic advantage देता है। Strategic advantage क्या देगा? Strength. Inherent capacity क्या है? Strength. Strategic disadvantage क्या देगा? Weakness. Inherent limitation क्या है? Weakness. फटाफट सबको चैट में बताओ यो करके कि तुम लोग को स्ट्रेंथ और वीकनेस समझ में आया। गुड। भैया ये तो इंटरनल था, एक्सटर्नल होगा तो अपॉर्चुनिटी और थ्रेट बोले आप। अपॉर्चुनिटी का मतलब बाहर में, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में तुम्हारे पास एक कंडीशन है जो तुम्हारे फेवर में, एनी फेवरेबल कंडीशन इन योर इन्वायरमेंट, एनी फेवरेबल कंडीशन इन योर इन्वायरमेंट। क्या होता है भैया उस फेवरेबल कंडीशन से? उस जो वो जो कंडीशन है वो तुम्हारे लिए एक मौका है, उस मौके को तुम ग्रैब कर सकते हो, तुम अपने पोजीशन को बेहतर कर सकते हो। यू कैन कंसोलिडेट एंड स्ट्रेंथन योर पोजीशन। जैसे कि भैया सीए फाउंडेशन एग्जाम्स जो है वो जनरली होता था मई में, बट इस बार हम लोग को मौका मिला कि हम लोग वही एग्जाम को कंडक्ट करें जून में।
तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये तुम किया, तुम्हारे अंदर से हुआ, नहीं भैया बाहर में हुआ। और इससे क्या करोगे भैया, हम अपना पोजीशन को और बेहतर करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे और ताकतवर बनेंगे, एग्जाम और बेहतर से देने का कोशिश करेंगे। बट एट द सेम टाइम बहुत बार इन्वायरमेंट में थ्रेट भी होता है, डर भी होता है, धमकी भी रहता है इन्वायरमेंट से। जैसे कि कोरोना वायरस, ये एक अनफेवरेबल कंडीशन है तुम्हारे इन्वायरमेंट में, इसके कारण रिस्क है, हो सकता है डैमेज हो ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि तुमको। फॉर एग्जाम्पल कोरोना वायरस है, तुम एग्जाम देने गए, भगवान ना करे कोविड पॉजिटिव हो गया, तो ये एक रिस्क है, ये एक डैमेज कॉज कर सकता है। एक बार तबीयत खराब होगा तो आने वाला सारा एग्जाम खराब हो जाएगा। तो भैया हम लोग को समझ में आया, अपॉर्चुनिटी मतलब एक फेवरेबल कंडीशन जो हम लोग का पोजीशन को स्ट्रेंथन करता है। थ्रेट एक अनफेवरेबल कंडीशन जो हम लोग के लिए रिस्क क्रिएट करता है, डैमेज करता है हम लोग। एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत चीज अपॉर्चुनिटी हो सकता है कि उसका जो प्रोडक्ट है उसका डिमांड काफी ज्यादा बढ़ रहा है। आज के टाइम पे मास्क, सैनिटाइजर, बहुत सारे ऐसी दवाई है जो मार्केट में नहीं मिल रही। एक स्टीम मशीन का मार्केट में डिमांड बढ़ गया है, ऑक्सीमीटर्स का मार्केट में डिमांड बढ़ गया है, तो ये सब उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। बट एट द सेम टाइम थ्रेट भी है कि वो लोग जिससे ले रहा है, डिमांड तो वो लोग का भी बढ़ा ना, रिटेलर का भी बढ़ा, हो सकता है सप्लायर सप्लाई करना बंद कर दे, उन लोग के पास स्टॉक खत्म हो जाए, तो ये थ्रेट है। दोनों बाहर में, दोनों मेरे कारण नहीं है इन्वायरमेंट, दोनों मेरे क्या बोले कंट्रोल में नहीं। अपॉर्चुनिटी और थ्रेट तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होता, स्ट्रेंथ और वीकनेस तुम्हारे कंट्रोल में होता है, स्ट्रेंथ और वीकनेस तुम्हारे कंट्रोल में होता है। अपॉर्चुनिटी और थ्रेट अनकंट्रोलेबल है, तुम इसको क्या कंट्रोल कर पाएगा। ठीक है, लास्ट बार हम रिपीट कर रहे हैं, स्ट्रेंथ इनहेरेंट कैपेसिटी होता है जो स्ट्रैटेजिक एडवांटेज देता है, वीकनेस इनहेरेंट लिमिटेशन होता है जो स्ट्रैटेजिक डिसएडवांटेज देता है, अपॉर्चुनिटी फेवरेबल कंडीशन होता है जो पोजीशन को बेहतर करता है, स्ट्रेंथन करता है, थ्रेट अनफेवरेबल कंडीशन होता है जो तुमको रिस्क कॉज करता है, डैमेज कॉज करता है। फटाफट चैट में सबको बताओ, स्वॉट जो है SWOT तुम लोग को क्लियर है कि नहीं। कोई डाउट हो पूछो, क्लियर है बताओ। गुड गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सबका जवाब आ रहा है। ठीक है, भैया खाली हल्का से ऊपर कीजिए ना। ले और नहीं बस हो गया। हो गया भैया। यहाँ पे लास्ट लाइन को हाईलाइट कर लो, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इंटरनल है, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट आउटसाइड यानी कि एक्सटर्नल है। ये चारों जो है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, ये चारों को हम लोग प्यार से बोलते हैं स्वॉट, स्वॉट एनालिसिस। हर बिजनेस अपना स्वॉट एनालिसिस करता है, ये एक्रोनिम है। स्वॉट एनालिसिस क्या है, एक्रोनिम। स्ट्रेंथ का पहला लेटर को उठाया W, वीकनेस का पहला लेटर को, अपॉर्चुनिटी का पहला लेटर को, थ्रेट का पहला लेटर को, ये जो हम लोग पहला पहला लेटर को उठा के एक वर्ड बनाते हैं, इसी को तो बोलते हैं एक्रोनिम। तुम लोग जब इंटर करेगा, इंटर के बाद तुम लोग को 15 दिन का ITOT करना होता है, 15 दिन का कंप्यूटर ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं IT, 15 दिन का पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं OT, ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। तो वो ओरिएंटेशन ट्रेनिंग काफी मतलब बहुत इंटरेस्टिंग होता है, उसमें तुमको खाली मस्ती कराता है समझो। तो उसमें तुमको बोलेगा कि तुम लोग अपना स्वॉट एनालिसिस करके हमको बताओ, और तुम लोग अपना खुद का स्वॉट एनालिसिस करेगा। एग्जाम से पहले हम हमेशा अपना स्वॉट एनालिसिस करते थे कि कौन सब्जेक्ट हमको मेरा स्ट्रेंथ लग रहा है, क्या वीकनेस है उसके ऊपर काम कर, मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या थ्रेट है। अक्सर क्या होता है, जब हम लोग CA का पेपर देते हैं तो ये माना जाता है कि 4 पेपर में से एक पेपर टफ आएगा ही आएगा, और जो पेपर पिछले बार टफ आया था वो इस बार टफ नहीं आएगा। ये एक नॉर्मल पैटर्न है जो हम लोग हर कोई फॉलो करते हैं एग्जाम से पहले। फॉर एग्जाम्पल पिछले बार अकाउंट्स टफ आया था, तो इस बार हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि अकाउंट्स रिलेटिवली इजी होगा। ठीक है,
तो इसी तरीके से पास्ट चीज को जब सॉल्व करते हैं तुम लोग, पिछला एमटीपी आरटीपी ये सब सॉल्व करेगा, तुम लोग को समझ में आने लगेगा। ये भी तुम लोग स्वॉट एनालिसिस कर रहे हैं, तुम लोग थ्रेट डिटेक्ट कर रहे हैं कि क्या मुश्किल आने वाला है, तुम लोग अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं क्या इजी आने वाला है, तुम लोग अपना स्ट्रेंथ देखा और अपना वीकनेस देखा और फिर तुम लोग डिसीजन लिया। ठीक है, इससे तुम लोग क्या किया, ये स्वॉट एनालिसिस से भैया हम लोग स्ट्रैटेजी बनाए, हम लोग स्ट्रैटेजी बनाने में मदद होता है स्वॉट एनालिसिस से। ठीक है, अभी भैया ये बताइए आपके अकॉर्डिंग, अगर आपको हम एक बिजनेस का मैनेजर बना रहे हैं तो इफेक्टिव स्ट्रैटेजी क्या होगा, आपका ऑर्गेनाइजेशन का इफेक्टिव स्ट्रैटेजी क्या होगा? मेरे अकॉर्डिंग तुम्हारा जो अपॉर्चुनिटी है, तुम अपना स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके, यानी अपॉर्चुनिटी जो है उसको कैपिटलाइज करो, उसको ग्रैब करो। ठीक है, और जो थ्रेट है, जो डर है तुम्हारे इन्वायरमेंट में, उसको ओवरकम करो, अपना स्ट्रेंथ करो, स्ट्रेंथ बनाओ, अपना वीकनेस को मिनिमम करो। सिंपल वर्ड में वीकनेस को हम बोलेंगे मिनिमाइज करने, अपॉर्चुनिटी को हम बोलेंगे ग्रैब करने। अपॉर्चुनिटी ग्रैब कैसे होगा भैया? अपॉर्चुनिटी ग्रैब होगा स्ट्रेंथ की मदद से और थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने, थ्रेट को न्यूट्रलाइज करना है, दैट्स इट। ये होता है इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी। अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है भैया, वीकनेस को कम से कम रखना है और थ्रेट को तो न्यूट्रलाइज करना है, अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना है, इतना स्ट्रेंथ बड़ा कर लेना है कि हमको थ्रेट से डर ना लगे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया? इसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी। ओके, देखो यहाँ पे दिखाया, स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करो, वीकनेस को मिनिमाइज करो, कैपिटल अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो यानी कि कैपिटलाइज करो, थ्रेट को न्यूट्रलाइज करो। ठीक है, अब आते हैं हम लोग माइक्रो एंड मैक्रो इन्वायरमेंट में। ये जो चार्ट है ना, ऐसे काफी सुंदर चीज बनाया, काफी अच्छे से बनाया है ये चीज। इसमें वो सारा चीज का छोटा मोटा डेफिनेशन लिख दिया वहीं पर। बिजनेस इन्वायरमेंट, ऑल द थिंग्स अफेक्टिंग द बिजनेस, वो इन्वायरमेंट में हर चीज जो तुमको अफेक्ट कर रही। माइक्रो जो डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है मेरा डे टू डे फंक्शनिंग को, और मैक्रो जो ओवरऑल डायरेक्शन थिंकिंग ऑफ द फर्म को अफेक्ट कर रहा है। कोरोना वायरस मैक्रो है भैया, एक्सटर्नल है भैया। अच्छा, डायरेक्टली क्या अफेक्ट करेगा भैया? मेरा स्ट्रेंथ और वीकनेस। ध्यान से सुनो, यहाँ बहुत जन कंफ्यूज होता है। भैया ये जो माइक्रो और मैक्रो इन्वायरमेंट है, ये किसका हिस्सा है? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट या फिर इंटरनल इन्वायरमेंट? माइक्रो मैक्रो एक्सटर्नल का। एक्सटर्नल का हिस्सा है, इंटरनल का हिस्सा नहीं है। माइक्रो और मैक्रो को जब हम लोग आगे तोड़ते हैं तब स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी, वीकनेस ये सब का नाम आता है। माइक्रो जो डायरेक्टली अफेक्ट करे डे टू डे फंक्शनिंग को, उसको बोलते हैं हम लोग माइक्रो इन्वायरमेंट। जो मेरा डे टू डे फंक्शनिंग को डायरेक्टली अफेक्ट करे, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है मेरा उस चीज से, मेरा स्ट्रेंथ, मेरा वीकनेस। वो चीज जो मेरा ओवरऑल बिजनेस को इफेक्ट कर रहा है इनडायरेक्टली, डायरेक्टली उससे कोई संपर्क नहीं है बट इफेक्ट हो रहे हैं, मेरा बिजनेस को ऑपरेट करने का तरीका बदलना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म में काफी सारा चेंजेस आएगा इसके कारण। अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। ठीक है, तो ये जो चार्ट है, इसका जो लिखा हुआ अंदर में डिटेल काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इजीली तुम लोग को याद रहेगा। चलो अब हम लोग इस चीज को थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। माइक्रो इन्वायरमेंट इज रिलेटेड टू स्मॉल एरिया या फिर इमीडिएट पेरिफेरी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन है माना, तो इसके आजू बाजू में, एकदम आजू बाजू में जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में है, मेरे कस्टमर, सप्लायर, कंपटीटर जो एकदम बगल में है, जिससे हम डायरेक्टली अफेक्ट हो रहे हैं। मेरा सप्लायर हमको डायरेक्टली अफेक्ट करेगा, वो मेरे को माल नहीं देगा तो मेरे को प्रॉब्लम है। मेरा कस्टमर मेरे से सामान नहीं लेगा तो वो मेरे को प्रॉब्लम है। दीज आर माइक्रो इन्वायरमेंट जो मेरे स्मॉल एरिया में है, इमीडिएट पेरिफेरी में। माइक्रो इन्वायरमेंट जो है वो मेरे को रेगुलरली इफेक्ट करेगा, वो मेरे को डायरेक्टली इफेक्ट करेगा। ठीक है, कुछ इश्यूज है जो माइक्रो इन्वायरमेंट में हम लोग को ध्यान में रखना है। पहला, इंप्लॉइज ऑफ द फर्म।
मेरे यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग ऑर्गेनाइज्ड है कि नहीं, वो लोग ईमानदार है कि नहीं, ये सारा चीज। फिर मेरा कस्टमर्स, वो लोग मेरे पे भरोसा करता है कि नहीं, वो लोग से मेरा रिश्ता कैसा है। फिर हम पैसा कहाँ से उठा रहे हैं, फिनेंस, सिंपल वर्ड में कैपिटल कहाँ से ले, शेयर शेयर के द्वारा लिए हैं, प्रेफरेंस है, इक्विटी है, डिबेंचर्स के द्वारा लिए हैं, ये सारा चीज भी मैटर करता है। मेरे को कौन सप्लाई कर रहा है और मेरा सप्लायर के साथ रिश्ता कैसा है। आज मानो मेरा दवाई का दुकान है, हम किसी सप्लायर को बोले कि भाई मेरे को फ्लूआ 400 चाहिए, कोरोना के टाइम पे वो काफी ज्यादा कॉमन दवाई हो चुका है, तो मेरे डिपेंड करता है सप्लायर के पास 10 पीस है, वो 10 पीस हमको देगा या किसी और को। ये माइक्रो इन्वायरमेंट है। लोकल कम्युनिटी, मेरा वो मोहल्ला जहाँ वो दुकान है मेरा, वो कैसा है। मेरा डायरेक्ट कंपटीशन, मेरे मोहल्ला में जो दुकान है ना, वो मेरा डायरेक्ट कंपटीशन है। मेरा इनडायरेक्ट कंपटीशन क्या हुआ, अगले मोहल्ला में जो दुकान। बहुत बार ऐसा क्या होता है, मेरा कस्टमर से इतना अच्छा बॉन्ड बन गया ना कि वो अपना मोहल्ला में सामान नहीं लेगा, वो मेरे पास आएगा। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट कंपटीशन है वो लोग मेरे। डायरेक्ट कंपटीशन मेरा मोहल्ला में जो मेरे साथ कम्पीट कर रहा है वो लोग हुआ। ठीक है, तो भैया माइक्रो में हम लोग कुछ कुछ चीज सीखे, एम्प्लॉइज, कस्टमर, फाइनेंस, सप्लायर, लोकल कम्युनिटी, डायरेक्ट कंपटीशन, ये सब आप बोल रहे हैं माइक्रो इन्वायरमेंट का हिस्सा है। बिल्कुल, माइक्रो इन्वायरमेंट सबको समझ में आया। यो करो, रिपीट भी कर रहे हैं तुम लोग, जो भी करते जाओ सुनते भी जाओ। ये भैया इमीडिएट पेरिफेरी होता है, छोटा सा एरिया होता है। मेरा एम्प्लॉई, मेरा कस्टमर, मेरा फाइनेंस, मेरा सप्लायर, लोकल कम्युनिटी, डायरेक्ट कंपटीशन, जो मेरे को रेगुलरली डायरेक्टली इफेक्ट करता है, उसको भैया हम माइक्रो फाइनेंस तो इन्वायरमेंट बोलते हैं। मैक्रो में भी होगा। हाँ, कहाँ से पैसा उठा रहे उस पर डिपेंड करता है। अभी मेरा इक्विटी शेयर होल्डर जो है वो मेरे एकदम बाजू में, तो वो माइक्रो का हिस्सा है। ठीक है, लेकिन हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स मंगाए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट होना शुरू हो गए, तो फिर वो माइक्रो में चल जाते हैं। बट हम लोग इनिशियली यही सोचते हैं कि फाइनेंस है तो वो माइक्रो का हिस्सा है, दैट्स इट। देखो माइक्रो में यहाँ पे चार्ट बनाया है, ये चार्ट से भी याद होगा आसानी से। कस्टमर, जिसको हम सामान बेचते हैं और पैसा लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, मेरे लोग, मेरा डायरेक्टर, मेरा ओनर, मेरा एम्प्लॉय। मार्केट, मेरा मार्केट का प्राइस का क्या हाल चाल है, मेरे मार्केट में और कितने लोग हैं। इंटरमीडियरीज, मतलब जो मेरे को सप्लाई कर रहा है। बहुत बार क्या होता है, रिटेलर होलसेलर से माल लेता है, क्या होलसेलर वो सामान बना के बेच रहा है? नहीं भैया, वो तो बस डीलरशिप का काम कर रहा है। वो जब मैन्युफैक्चर, देखो कैसे होता है काम, फैक्ट्री से बन के जाता है डीलर के पास, वो भेजता है होलसेलर को, वो भेजता है रिटेलर को। ये सबसे छोटा चीज है। तो फैक्ट्री से रिटेलर तक जो लोग पहुंचाता है उसको बोलते हैं हम लोग इंटरमीडियरीज। फैक्ट्री से, प्रोड्यूसर से कस्टमर तक जो पहुंच रहा है वो सारे इंटरमीडियरीज के द्वारा पहुंच रहा है। तो मेरा इन इंटरमीडियरीज के साथ कैसा रिश्ता है ये भी डिपेंड करता है। मेरे कंपटीटर कैसे, मेरे सप्लायर्स कैसे। ठीक है, ओके। देखिए सबका तो यू नहीं आया था, क्यों भाई? जो लोग यू नहीं भेजा वो लोग यू क्यों नहीं भेजा? क्लास में 15-16 जन है और अभी खाली 8-9 का यू आया था। बाकी लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? देखो अभी हम बीसीके स्टार्ट किए हैं, ठीक है, और हर स्टूडेंट का बीसीके टेस्ट होगा, अराउंड 100 के आसपास क्वेश्चन रखेंगे उसमें, तो तैयार रहना है। ठीक है, देखिए कौन कौन जवाब नहीं दिया है। ठीक है, नोटिंग डाउन। मैक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है भैया? माइक्रो में हम लोग पढ़े थे कि वो इमीडिएट पेरिफेरी होता है, स्मॉल एरिया होता है। मैक्रो जो मानो ये है माइक्रो, मैक्रो एकदम बड़ा होता है, ब्रॉड होता है, ज्यादा बड़ा होता है मैक्रो। ठीक है, ब्रॉडर डायमेंशन। मैक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है? ब्रॉडर डायमेंशन। ठीक है, ओके। देखो क्या क्या होता है वो तो हम बताते हैं, पहले इश्यूज के बारे में जानते हैं कि किन इश्यूज से हम लोग का मैक्रो इन्वायरमेंट डील करता है। पहला,
व्हाट आर इट्स थ्रेट, कंपिटिटिव वर्ल्ड से क्या थ्रेट है, क्या डर है, कैसे हम ऑपरेट करें, क्यों हम ऑपरेट करें, ये सारा सवाल का जवाब देता है। दूसरा, टेक्नोलॉजी का कौन सा एरियाज है जहां से हमको डर लग सकता है। हो सकता है कोई टेक्नोलॉजी मेरे पास नहीं है, मेरा कंपटीटर के पास है, तो इस बारे में जानो। तीसरा, बार्गेनिंग पावर कितना है। बार्गेनिंग पावर मतलब हम सप्लायर से माल मंगा रहे हैं, तो मेरे पास कितना ताकत है कि हम सप्लायर से दाम कम करा सकते हैं, या फिर हम कस्टमर को माल बेच रहे हैं, तो कस्टमर के हाथ में कितना पावर है कि वो हमसे दाम कम करा सकते। ठीक है, अभी ध्यान से सुनो, ये जो है मैक्रो इन्वायरमेंट का एलिमेंट्स। डी फॉर डेमोग्राफिक, ठीक है, ये हम लोग याद करते हैं, रुको। रुको सोचने दो क्या बनाए इसका। DPESTGLG, इसको रटना पड़ेगा, ये सारा चीज याद करना जरूरी है। क्यों भैया, एग्जाम में MCQ आया, MCQ में 3 यहाँ से दे दिया, एक माइक्रो वाला दे दिया, तो तुम लोग गलती मत करना प्लीज। ठीक है, पहले सबका मतलब समझाते चलो। डेमोग्राफिक, डेमोग्राफिक का मतलब ध्यान से सुनो, जो पॉपुलेशन है उसका नेचर। डेमोग्राफिक मतलब नेचर ऑफ पॉपुलेशन, कैसे लोग हैं, क्या उम्र है, क्या कमाई है, ये सारा चीज। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया का डेमोग्राफिक नेचर अलग होगा, यूएसए का अलग होगा। धनबाद का डेमोग्राफिक नेचर अलग होगा, दिल्ली का अलग होगा। धनबाद के लोग कम खर्चा करेंगे रेस्टोरेंट्स में, दिल्ली के लोग ज्यादा करेंगे। ये होता है डेमोग्राफिक, पॉपुलेशन का नेचर कैसा है, क्या उम्र है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को चश्मा दुकान खोलना है, तो हम उस एरिया में ज्यादा खोलेंगे जहां आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स लोगों को ज्यादा हो। हमको स्कूल खोलना है, नर्सरी स्कूल, तो हम वो ऐसा सोसाइटी के आसपास खोलेंगे जहाँ पे बच्चे ज्यादा हो। ये सब डेमोग्राफिक देखकर हम लोग डिसीजन लेते हैं। पॉलिटिकल मतलब गवर्नमेंट क्या लॉ ला रहा है, क्या पॉलिसी ला रहा है। इकोनॉमिक, क्या इंटरेस्ट रेट है मार्केट में, डिस्पोजेबल इनकम लोगों के पास कितना है, ये सारा चीज। सोशल, कैसा ट्रेडिशन है, क्या बिलीफ है, क्या कल्चर है, ये सारा चीज। भैया कैसे इफेक्ट करता है ये सारा चीज, डेमोग्राफिक तो हम समझे भैया। लॉ जो बन रहा है वो हमको कैसे इफेक्ट करेगा। जीएसटी आया, तुम तुरंत देखेगा कि तुम्हारा जो बिजनेस है उस पर जीएसटी का इफेक्ट क्या है। क्या जीएसटी तुम्हारे लिए लाया गया है स्पेशली, नहीं भैया, बट वो तुम देखता है ना कि क्या इफेक्ट हुआ। डायरेक्टली तुमको इफेक्ट कर रहा है क्या, डे टू डे फंक्शनिंग को इफेक्ट कर रहा है, रेगुलरली इफेक्ट करता है क्या, डेली नया लॉ बनता है क्या, नहीं। ब्रॉडर इन्वायरमेंट का हिस्सा है ये सबको इफेक्ट कर रहा है तुम्हारे इंडस्ट्री के लोगों को। इकोनॉमिक, इंटरेस्ट रेट अभी कैसा है भैया, अभी काफी मंदी चल रहा है मार्केट में, लोग इन्वेस्टमेंट से बचना चाह रहे हैं, तो उसी हिसाब से तुम देखेगा तुम लोन लेना चाहेगा कि नहीं। मान लो इंटरेस्ट रेट हाई है तो तुम लोन नहीं लेगा, इंटरेस्ट रेट लो है तुम लोन ले लेगा। सोशल, क्या ट्रेडिशन है, क्या बिलीफ है, क्या कल्चर है। अब तुम फॉर एग्जाम्पल एक ऐसे सोसाइटी में जाकर सामान बेचने की कोशिश करते हो, फॉर एग्जाम्पल यू आर ट्राइंग टू सेल एनीथिंग जो ट्रेडिशन के अपोजिट का है। तुम एक मुस्लिम कम्युनिटी में जाके साड़ी बेच रहा है, या फिर तुम एक हिंदू कम्युनिटी में जाके बुर्का बेच रहा है, नहीं चलेगा वहां वो बिजनेस। वो तुमको ट्रेडिशन को, बिलीफ को, कल्चर को देख के डिसीजन लेना पड़ेगा। टेक्नोलॉजिकल, टेक्नोलॉजी भी तो ब्रॉडर इन्वायरमेंट का हिस्सा है। गवर्नमेंट, ये वो पॉलिटिकल में इंक्लूड हो गया। लीगल, वही लॉ वगैरह पॉलिटिकल में इंक्लूड हो गया। और ग्लोबल, यानी कि पूरे दुनिया में कैसा चेंजेस आ रहा है। अमेरिका में कुछ होता है, यहाँ का शेयर मार्केट भी इफेक्ट होता है, फ्लक्चुएट करता है। जब कोविड का केसेस पिछले साल आई थिंक अराउंड मार्च में हाइप में था इन इटली एंड ऑल, तब इंडिया का स्टॉक मार्केट क्रैश होना शुरू भी हो गया था। तो ये ग्लोबल इफेक्ट था। ठीक है, ठीक है, तो सारा तुम लोग को याद रखना है। ये सब में किसी को कोई दिक्कत पूछो, दिक्कत नहीं है यो मैसेज। भैया भैया इसको पेस्टल नाम से याद कर सकते हैं? नहीं, पेस्टल मालूम है क्या होता है, पेसल भी तुम लोग आगे पढ़ेगा, PSTLE, इसको हम लोग पेसल एनालिसिस बोलते हैं।
पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, इन्वायरमेंट, इसका था कुछ था, याद नहीं आ रहा हमको, आगे हम लोग देखेंगे अभी। ठीक है, वो भी पेसल एनालिसिस कुछ और होता है, ये उससे थोड़ा ब्रॉड है। ठीक है, पेसल एनालिसिस भी मैक्रो का ही हिस्सा है। ठीक है, पेसल जो है एनालिसिस, ये एक नया कॉन्सेप्ट है, ये एक नया टर्म। फॉर द टाइमिंग ये बताओ, ये सारा कॉन्सेप्ट में किसी को कोई दिक्कत है? कोई वर्ड नहीं समझ में आया, कुछ क्लियर करने का मन? ठीक है भैया एक बार ये लीगल बता दीजिए ना। कौन सा लीगल? हाँ लीगल वही लॉ वगैरह, जीएसटी लॉ आया, रियल एस्टेट का लॉ आया, अभी बेनामी प्रॉपर्टी के ऊपर लॉ आया, डीमोनेटाइजेशन आया, ये तुमको कैसे अफेक्ट कर रहा है, ये हो गया। ये देखो, लीगल, गवर्नमेंट, पॉलिटिकल, ये तीनों एक बात बोलता है। ठीक है, तीनों एक बात बोलता है। डेमोग्राफिक, फिर से रिपीट कर रहे हैं, डेमोग्राफिक का मतलब तुम्हारा जो पॉपुलेशन है उसका नेचर। देखो, जब भी हम लोग बिजनेस करते हैं ना, हम लोग कस्टमर के एक सेगमेंट को टारगेट करते हैं। ठीक है, तुम मानो मोमोज का बिजनेस ही कर रहा है, तो तुम एक पर्टिकुलर बिजनेस कस्टमर सेगमेंट को टारगेट करेगा कि मेरे को स्टूडेंट्स को ज्यादा मोमोज बेचना है, क्योंकि वो लोग ज्यादा है जो मोमोज खाएंगे। तो तुम कैसा पॉपुलेशन ढूंढेगा भैया? जो यंग हो, जहाँ पे स्टूडेंट्स ज्यादा हो, तो तुम कोचिंग सेंटर के बगल में या फिर सोसाइटीज के बगल में अपना काम चालू करेगा। तो वो नेचर ऑफ पॉपुलेशन को देख के डिसीजन लेता है। भैया डिस्पोजेबल इनकम कैसे निकलता है? बता रहे हो, टेक्नोलॉजिकल, टेक्नोलॉजी कैसा है? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो ये हम लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किए, ये हमको कैसे पता चला होगा? मैक्रो इन्वायरमेंट में देख के। जब तक मैक्रो इन्वायरमेंट नहीं देखेंगे, हमको ये सब चीज कैसे पता चलेगा? ओके, और ग्लोबल इन्वायरमेंट यानी कि इंडिया के बाहर क्या हो रहा है, उसके कारण हमको कैसे इफेक्ट होंगे, दैट इज ग्लोबल इन्वायरमेंट। ओके, ये पूछा कि भैया डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है? देखो, डिस्पोजेबल इनकम सिंपल वर्ड में बोले तो तुम्हारा जो इनकम हो रहा है, टैक्स देने के बाद, सरकार को जो पैसा देते हैं वो देने के बाद जो तुम्हारे पास बचा, जिसको तुम खर्चा करेगा, सेव करेगा, इन्वेस्ट करेगा, वो तुम्हारा डिस्पोजेबल इनकम हो। पर्सनल इनकम से जितना हम पेमेंट कर दिए सरकार को, सब कुछ चिंता फ्री होने के बाद जो बचा, जिसको हम सेव करेंगे, कंज्यूम करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, वो मेरा डिस्पोजेबल इनकम है। पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्स। यस, ओके। अभी हम लोग इतना कुछ पढ़े ना, वही सारा चीज को यहाँ पे फिर से बता रहा है, चैप्टर को लंबा करने का कोशिश कर रहा है, दैट्स इट। सारा बात वही है, बस ये लोग ज्यादा क्वेश्चन पूछ सके इसीलिए कुछ कुछ लिख रहे हैं, तो हम लोग भी पीछे नहीं हटेंगे, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग अंडरलाइन करते जाएंगे। एलिमेंट्स ऑफ माइक्रो इन्वायरमेंट, माइक्रो इन्वायरमेंट इज ऑल्सो नोन एज टास्क इन्वायरमेंट, जो डेली ऑपरेटिंग लेवल को अफेक्ट करता है। माइक्रो इन्वायरमेंट इज ऑल्सो नोन एज टास्क इन्वायरमेंट, जो डेली ऑपरेटिंग लेवल को इफेक्ट करता है। मैक्रो का जो बिजनेस, मैक्रो इन्वायरमेंट में कुछ हुआ, मैक्रो इन्वायरमेंट में कुछ हुआ, वो लॉन्ग रन में इफेक्ट करेगा। माइक्रो में कुछ हुआ, तुरंत पता चलेगा, तुम्हारा कस्टमर तुमसे गुस्सा हुआ, तुरंत पता चलेगा। लेकिन कोरोना वायरस का जो इफेक्ट था वो हम लोग को धीरे धीरे पता चल रहा है। बात करें माइक्रो का, सबसे पहला कस्टमर था पीटर ड्रकर, बोलता है कि हर बिजनेस का मेन एम होता है कि वो क्रिएट करे और रिटेन करे कस्टमर को। पीटर ड्रकर बोला बिजनेस का मेन एम क्या है? क्रिएट करना और रिटेन करना कस्टमर को। क्यों? कस्टमर ही तो हम लोग को पैसा दे रहा है और उसी पैसा से तो हम लोग अपना काम चलाएंगे। तो कोई भी बिजनेस कैन नॉट सर्वाइव विथआउट कस्टमर, कोई भी बिजनेस कैन नॉट सर्वाइव विथआउट कस्टमर। अभी ध्यान से सुनो, कस्टमर अलग होता है, कंज्यूमर अलग होता है। ये क्या बोल दिए भैया आप? कस्टमर अलग होता है, कंज्यूमर अलग होता है। देखो, फॉर एग्जाम्पल टाटा, टाटा एक कार बनाया, ये वो छोटा हाथी बनाया, ठीक है। ये वाला जो है कार फैक्ट्री में बनता है, फैक्ट्री से इसको कौन खरीदता है भैया? डीलर खरीदता है। जो नॉर्मल हम लोग दुकान वगैरह देखते हैं
कि हमसे छोटा आती टेम्पो उम्पो, हम लोग सब चीज में डील करते हैं। हम लोग सिर्फ टाटा के प्रोडक्ट में नहीं, हम लोग पियाजियो, महिंद्रा सबका प्रोडक्ट बेचते हैं। तो ये डीलर इससे खरीदा, तो ये डीलर क्या है, इसका कस्टमर टाटा के लिए। बट क्या ये डीलर इसका इस्तेमाल करेगा? नहीं भैया, रामू नाम का एक आदमी है, वो इसको लेगा और चलाएगा और कमाएगा। ये हुआ कंज्यूमर जो अल्टीमेटली इसका इस्तेमाल करेगा। कस्टमर जो खरीदे, एक डीलर भी कस्टमर है, रामू भी कस्टमर है, ठीक है। डीलर कस्टमर किसके लिए? भैया फैक्ट्री के लिए। रामू कस्टमर किसके लिए? भैया कंज्यूमर के लिए। सॉरी, रामू कस्टमर किसके लिए? भैया डीलर के लिए। लेकिन जो अंतिम में यूज करता है उसको बोलते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर इज द वन हु अल्टीमेटली कंज्यूम्स और यूजेस द प्रोडक्ट। कस्टमर वो जो खरीदता है, कंज्यूमर वो जो इस्तेमाल करता है। दैट्स इट, ठीक है। एक कंज्यूमर जो है उसको सेंट्रल पोजीशन, एक बिजनेस कंज्यूमर के इर्द गिर्द घूमता है। तुम लोग बीएसटी में भी पढ़ा है, महात्मा गांधी क्या बोलते हैं? कंज्यूमर या फिर कस्टमर इज द अल्टीमेट गॉड ऑफ एवरी बिजनेस। हर बिजनेस का भगवान कौन? कस्टमर होता है। हु आर द कस्टमर्स? व्हाट बेनिफिट्स आर दे लुकिंग फॉर? व्हाट आर द बाइंग पैटर्न? व्हाट डू दे प्रेफर मोर? ये 3 सवाल एक बिजनेस अपने आप से पूछता है और कस्टमर से रिलेटेड सारा डाउट को सॉल्व करता है। ये था कस्टमर। अब आते हैं कॉम्पिटिटर में। कॉम्पिटिटर यानी कि वो बाकी बिजनेस एंटिटी जो मेरे से कंपीट कर रहे हैं। मेरे से क्या चीज के लिए कंपीट करेंगे? रिसोर्सेस के लिए। रिसोर्सेस के लिए कंपीट करेंगे। आज हम लोग मोमोज बना रहे थे, मोमोज बनाने के लिए मैदा चाहिए, सब्जी चाहिए, मोमोज बनाने वाला साचा चाहिए, गैस चाहिए। और ये सिर्फ हमको नहीं चाहिए, ये मेरे कंपटीटर्स को भी चाहिए। तो मेरा कंपटीटर पहले तो इनपुट के लिए लड़ा कि मैदा हम लेंगे, हम लोग बोल रहे हैं नहीं हम लेंगे, मार्केट में कम था, लड़ाई हो रहा है। उसके बाद कस्टमर के लिए भी लड़ेगा, बोलेगा ये कस्टमर मेरे पास आएगा, हम बोलेंगे नहीं मेरे पास आएगा। तो कंपटीटर 2 चीज के लिए लड़ता है, पहला रिसोर्सेज, दूसरा कस्टमर। कस्टमर को यहाँ पे प्रोफेशनल वर्ड में बोल रहा है मार्केट, कि पूरा मार्केट में जो है उसके लिए, कि मार्केट का ये शेयर मेरा होगा, हम बोलते हैं नहीं ये शेयर मेरा होगा। कंपटीशन इज हेल्दी, अच्छा होता है। कंपटीशन के कारण बिजनेस और मेहनत करने का कोशिश करता है। वो मोटिवेटिंग फैक्टर कि हम काम नहीं करेंगे, हम अपने कस्टमर को क्वालिटी नहीं देंगे तो मेरा कंपटीटर जीत जाएगा, ठीक है। तो हर मार्केटिंग इन्वायरमेंट में हर मैनेजर कंपटीशन को बड़े ध्यान से पढ़ता है। कुछ क्वेश्चन है जो वो लोग पूछता है खुद से, कंपटीटर कौन है, उनका ऑब्जेक्टिव, उनका स्ट्रैटेजी क्या है, मेरे मार्केट में सबसे एग्रेसिव और पावरफुल कंपटीटर कौन है, ठीक है। देखो कंपटीशन भी डायरेक्ट होता है और इनडायरेक्ट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डायरेक्ट कंपटीशन क्या हुआ? ऑर्गेनाइजेशन जो सेम बिजनेस एक्टिविटी के लिए compete कर रहा है, जो सेम बिजनेस, फॉर एग्जांपल इंडियन शैम्पू मार्केट में जो सैशे में बनाता है, सनसिल्क, क्लिनिक प्लस, दोनों लड़ रहा है। बट एट द सेम टाइम कंपटीशन जो है वो इनडायरेक्ट भी होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कंपटीशन बिटवीन अ हॉलीडे रिजॉर्ट एंड अ कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अरे ये लोग क्यों लड़ रहे हैं भैया? तुम खुद सोचो, तुम्हारे पास है 5 लाख रुपया, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है भैया, या तो हम लास वेगास या फिर लॉस एंजलिस घूमने के लिए जाएं, या फिर हम एक मस्त कोई भी नॉर्मल बलेनो वगैरह कार खरीद लें। अभी टूरिज्म इंडस्ट्री और कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कंपटीशन हुआ, सोचो। इनडायरेक्ट है, डायरेक्टली क्या कार वाला सोच रहा होगा कि यार ये कस्टमर मेरे पास आए कहीं लॉस एंजलिस ना चल जाए, नहीं। बट इनडायरेक्टली इनका कंपटीशन है। और समझाते हैं, तुम्हारे पास 10,000 रुपया, नहीं 10,000 कम बोल रहे, 30,000 रुपया। 2 ऑप्शन है, पहला कि तुम फोन खरीदो, दूसरा कि तुम लैपटॉप खरीदो। तो लैपटॉप और फोन में इनडायरेक्ट कंपटीशन है। डेल का लैपटॉप सोच रहा होगा, डेल वाला कंपनी यार ये एचपी पास ना चल जाए, लेनोवो पास ना चल जाए। मोबाइल वाला सोच रहा होगा कि ये नोकिया पास ना चल जाए, एप्पल पास ना चल जाए। लेकिन सच्चाई ये है कि उसको ये भी सोचना पड़ता है कि भाई ये फोन ही खरीदे, इसीलिए तो वो लोग फोन में हर चीज डाल रहे हैं। वो चीज जो लैपटॉप में होता है, वो चीज जो टैबलेट में होता है, वो सब फोन में डालता है। क्यों? ताकि इनडायरेक्ट कंपटीशन से वो जीत सके। तो कंपटीशन में भैया दो चीज सीखे, पहला डायरेक्ट होता है, दूसरा इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट जो मेरे से डायरेक्टली लड़ रहा है, इनडायरेक्ट जिससे मेरा डायरेक्ट कोई रिश्ता नहीं है बट मेरा मार्केट वो खा सकता है। कंपटीशन 2 चीज के लिए होता है, एक रिसोर्सेज, दूसरा मार्केट। 3 सवाल पूछते हैं, कॉम्पिटिटर कौन है, उनका ऑब्जेक्टिव स्ट्रैटेजी क्या है, सबसे ज्यादा भयानक कॉम्पिटिटर मेरा कौन है। दैट्स इट। यहाँ तक कहानी भैया क्लियर है? डायरेक्ट वाला फिर बताइए ना।
डायरेक्ट वाले में सिंपल तो बताए, क्लिनिक प्लस सनसिल्क। सनसिल्क और डव, ये लोग डायरेक्ट कंपटीटर, दोनों शैम्पू बेचते हैं और दोनों बोलता है, डव वाला बोलेगा हम लोग का शैम्पू सबसे सिल्की बाल देगा, सनसिल्क बोलेगा हम लोग का शैम्पू सबसे सिल्की बाल देगा। लेकिन इनडायरेक्ट कंपटीशन में क्या हुआ भैया, फोन और लैपटॉप दोनों में कोई रिश्ता है क्या? नहीं, कोई रिश्ता नहीं है। फोन, अब हमको फोन खरीदना है, क्या हम लैपटॉप को ऐसे कान में लगा के घूम सकते हैं, हाँ हेलो बोलो? नहीं। बट फिर भी एक डाउट होता है, बहुत बार लोग फोन नहीं लेकर लैपटॉप लेते हैं, यार मेरा फोन तो चल जाएगा, लैपटॉप ले लेते हैं। बहुत बार लोग लैपटॉप लेकर नहीं लेकर फोन लेते कि भाई लैपटॉप से क्या है, फोन में आजकल सब कुछ हो जाता है। तो ये इनडायरेक्ट कंपटीशन है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फटाफट यो करो, एग्जाम में पूछ सकता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंपटीशन के बारे में, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। ओके, अगेन 15 पीपल आर देयर, सिर्फ 9-10 लोगों का यो आया है, बाकी लोग सो रहे हैं क्या? लो ठीक है, गुड। ठीक है, यहाँ पे देखो एक इंडियन शैम्पू मार्केट के बारे में बताया है। यूनिलीवर जो है उसका 45% मार्केट है। कैसे, किसका कितना मार्केट है? भैया एग्जाम में पूछेगा किसका कितना मार्केट है? नहीं, बिल्कुल नहीं पूछेगा। ठीक है, ओके। ऑर्गेनाइजेशन, हर इंडिविजुअल जो है एक बिजनेस में अलग पोजीशन होल्ड करता है। तुम कभी किसी को जॉब मिलेगा तो पूछेगा क्या पोजीशन मिला। तो ये जो होता है ऑर्गेनाइजेशन, ये मेरा अंदर का बात है, मेरा डायरेक्टर कौन है, मेरा सीईओ कौन है, मेरा फाइनेंस ऑफिसर कौन है, मेरा ऑफिसर्स कौन है, मेरा मैनेजर कौन है। मैनेजर में भी 50 मैनेजर है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, सेल्स मैनेजर, एडवर्टीजमेंट मैनेजर, ट्रांसपोर्ट मैनेजर, हर चीज का अलग चीज बांटा हुआ है। तो ये सबको अच्छे से इस्तेमाल करना, मैनेज करना, बेकार में किसी आदमी को पैसा नहीं देना, ऐसा लोगों को रखना जो लॉयल हो, बहुत जरूरी है। पोगो यहाँ पे एक बात बोलता है, पोगो तुम लोग जानता है ना, इसमें वो आता था, क्या आता था हमको याद नहीं है, बट छोटा भीम छोटा शायद, भीम। हाँ पोगो में ही आता था। नॉडी करके भी शायद पोगो में आता था, मैड आता था पोगो में, यस आई रिमेम्बर, मैड आता था। तो पोगो क्या बोलता है, वी हैव मेट द एनिमी एंड ही इज अस, हम अपना दुश्मन से मिल चुके हैं, वो अपन है। ठीक है, ये काफी हाई लेवल बात बोला, ऐसे नहीं होता कोट वोट टाइप, वो बताया है कि कॉम्पिटिटर, मेरा दुश्मन, मेरा कॉम्पिटिटर, सब मेरे अंदर है, हमको अपने आप से बेहतर होना, दैट्स इट। एक ऑर्गेनाइजेशन इस पे फोकस करता है कि उसके जो लोग हैं वो एंडलेसली अच्छे से काम करें, अगर वो अपना बेस्ट देंगे तो वो कंपनी आगे जाता ही जाता। नॉन स्पेसिफिक एलिमेंट्स है ना ऑर्गेनाइजेशन के आसपास, हम नहीं कंट्रोल कर सकते हर एलिमेंट को, लेकिन अंदर में तो कंट्रोल कर सकते हैं। वो लोग जो मेरे साथ काम कर रहे हैं उनको तो कंट्रोल कर सकते हैं। कौन लोग आपके साथ काम करते हैं? सबसे पहला तो होता है ओनर। ओनर कौन होगा भैया? मेरा शेयर होल्ड जो करता है, शेयर होल्डर, इंडिविजुअल, ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ओनर हो सकता है तुम्हारा। आज के टाइम पे लैंड रोवर का ओनर कौन है? टाटा। टाटा मतलब प्रॉपर वो जो आदमी हमारे जो टाटा है वो नहीं, टाटा कंपनी का बात हो रहा है, वो ओनर है। ऑर्गेनाइजेशन, अ कंपनी कैन परचेज शेयर्स इन अनदर कंपनी, द कंपनी परचेजिंग मोर देन 51% शेयर इज नोन एज होल्डिंग कंपनी। जो होल्ड हो रहा है उसको बोलते हैं सब्सिडरी कंपनी, ये वो वाला कॉन्सेप्ट। तो ओनर कोई भी हो सकता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो सारा बड़ा बड़ा डिसीजन लेते हैं, जो टॉप मैनेजमेंट में होते हैं, उनको बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, और लास्ट में एम्प्लॉइज, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नीचे होते हैं, मिडिल लेवल में, लोअर लेवल में, जो सारा डे टू डे फंक्शनिंग देखते हैं, ऑपरेशन देखते हैं, ये लोग का क्या वैल्यू है, कैसे ये लोग काम कर रहे हैं, लॉयल है कि नहीं, कितने एडुकेटेड है, क्या एटीट्यूड है, क्या कैपेबिलिटी है, ये सारा चीज डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन कहाँ जाएगा। आज के टाइम पे तुम सोचो, अगर तुम मानो डोमिनोज पिज्जा खाने गए और कोई एम्प्लॉय तुमसे बदतमीजी किया, तो तुम सीधे बोलता डोमिनोज बेकार, तुम कभी ये नहीं बोलता वो एम्प्लॉय बेकार है। तो कितना जरूरी है एक छोटा सा एम्प्लॉय का भी अच्छा होना। ठीक है, इसी के साथ आते हैं मार्केट। देखो सिंपली हम ऊपर में एक जगह पे तुम लोग को पढ़ाए थे, कॉम्पिटिटर दो चीज के लिए लड़ता है, रिसोर्सेज एंड मार्केट। वहां पे हम कस्टमर शब्द का यूज नहीं किए, क्यों? कस्टमर छोटा हो गया, ये एक मार्केट है, मार्केट में बहुत अलग अलग कस्टमर होंगे, सारे कस्टमर को मिला के बोला जाता है कि ये मेरा मार्केट है।
सारे कस्टमर को मिला के बोला जाता है कि ये मेरा मार्केट है। कस्टमर टुगेदर मेक मार्केट। जो लोग गुड खरीदते हैं वो कस्टमर, जो यूज करते हैं वो कंज्यूमर। ठीक है, हम जिसको देखो, जो लोग खरीद लिया उसको कस्टमर बोलेंगे, जिसको हम बेचने का कोशिश किए और फिर भी नहीं खरीदा वो मेरा मार्केट था जो मेरे हाथ से निकल गया। कस्टमर कौन? हु परचेजेस द प्रोडक्ट। मार्केट कौन? whom I target to purchase the product। हम जिस पे एम करेंगे कि हम इसको सामान बेचना चाहते हैं। तो मार्केट को स्टडी करना होता है, कैसा कॉस्ट वो लोग देने के लिए तैयार है, प्राइस सेंसिटिविटी क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, टेक्नोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है मार्केट का। अब फॉर एग्जांपल हम कोशिश करेंगे कि हम एक इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया में कोशिश करेंगे कि सारा सुविधा से पढ़ाए, जैसे हम तुम लोग को अभी पढ़ा रहे हैं। काफी काफी पिछड़ा हुआ विलेज है, वहाँ इंटरनेट का नेटवर्क भी नहीं आता, तो वहाँ क्या पॉसिबल होगा मार्केट को एम करना? नहीं, वहाँ मार्केट को हम कैप्चर नहीं कर पाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है, मार्केट का नेचर क्या है, ये सारा चीज, ये सारा जो इश्यूज है, ये मार्केट को स्कैन करने के बाद पता चलता है। ठीक है, इजी है, कुछ उतना चिंता वाला बात नहीं है। सप्लायर भैया, जिससे हम लोग प्रोडक्ट रॉ मटेरियल लेते हैं, जिससे हम इक्विपमेंट लेते हैं, जिससे हम सर्विसेज लेते हैं, जिससे हमको मदद मिलता है ताकि हम वो प्रोडक्ट को बना सकें। फॉर एग्जाम्पल वन प्लस जो है, एक सेकंड यार, एक सेकंड गाइस, ऑन नहीं किया गया था इन्वर्टर, दिक्कत हो गया। अभी मेरा आवाज आ रहा है सबको? चैट में बताओ के बारे में कि जो सप्लायर्स है वो हम लोग को क्या देता है। सिंपली मेरा तुम लोग को पढ़ाने का काम है, तो मेरे लिए सप्लायर कौन? जिससे लैपटॉप लिए वो, जिससे पेन टैब लिए वो, जिससे वाईफाई ले रहे हैं वो। वाईफाई क्या एक सर्विस है। इनफैक्ट जो मेरा सब कुछ साफ सफाई कर रहा है वो, जो एक अच्छा मेरे को मेरा प्रोडक्ट देने में मदद करे, वो मेरा सप्लायर। अभी क्या लगता है जो बड़े बड़े कंपनीज होते हैं वो सिर्फ एक सप्लायर पे डिपेंडेंट होते होंगे? नहीं, वो बहुत सारे सप्लायर को मतलब अपना रिजर्व में रखते हैं। इससे नहीं मिलेगा इससे ले लेंगे, इससे नहीं मिलेगा इससे ले लेंगे। इनका अपना बार्गेनिंग पावर होता है, ये प्राइसेस को डोमिनेट कर सकते हैं। बड़ा कंपनी है ना भाई, तो ये लोग सप्लायर को बोलता है इतना में देगा, सप्लायर बोलता है नहीं जा मत दे, हम कहीं और से ले लेगा। इनका बहुत बड़ा हाथ होता है, सप्लायर्स का भी हाथ होता है। बहुत बार सप्लायर बोलता है कि 500 में दे रहे, लेना है तो ले वरना जा यहाँ से। उसके पास और कोई नहीं है, तो जान रहा है कि हम ही से लेगा। सारा डिसीजन आउटसोर्स कराने का या फिर इन हाउस होगा। ये आउटसोर्स और इन हाउस क्या होता है? अभी मेरे ऑफिस में सीए वाला काम हो रहा है, मानो मेरा सारा आर्टिकल जो है वो बीमार है, तो हम क्या करेंगे, हम किसी और चार्टर्ड अकाउंटेंट को पकड़ेंगे, बोलेंगे भाई ये मेरा काम अपना आदमी लोग से करवा के दे दो, हम काम आउटसोर्स कराएं। अगर हम बीमार आदमी लोग को बोलते हैं कि तुम लोग अपने घर में बैठ के लैपटॉप में करो, ये काम इन हाउस हो रहा है। सप्लाई आउटसोर्स, देखो आउटसोर्स भी करा सकते हैं हम सामान, अपना काम बाहर से करवा सकते हैं। तुम लोगों को क्लास बना के देना, तुम लोग को फॉर एग्जाम्पल तुम लोग का हम टेस्ट लेते हैं, तो क्या लगता है हम बैठ के पूरा टाइप करते होंगे? नहीं, हम क्वेश्चन पेपर अपना लिख के रख लेते हैं और हम दे देते हैं एक लड़का को, वो लड़का पैसा लेता है और सारा टाइप करता है। तो हम काम आउटसोर्स कराएं। अगर हम इन हाउस करते हैं मतलब हम खुद वो काम करते हैं। ठीक है, तो दिस इज आउटसोर्सिंग एंड इन हाउस का कॉन्सेप्ट। तुम खुद सोचो, तुम कोई पैकेट खरीदता है, फॉर एग्जाम्पल पार्ले जी, पार्ले जी जो है उस वो खाली मैन्युफैक्चर मार्केटिंग कर रहा है उस बिस्किट का, बन कहाँ रहा है वो? मैन्युफैक्चर कहाँ हो रहा है वो? यहाँ हो रहा है, देखो पूरा लिखा हुआ, मैन्युफैक्चर्ड बाय सीएफ फूड प्राइवेट लिमिटेड, कोयल फूड प्रोसेसर्स, एलिवेटी इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, ये लोग बनाते हैं। पार्ले जी का क्या काम है भैया? ये खाली मार्केटिंग करता है, एडवर्टीजमेंट वगैरह पे ध्यान देता है। अच्छा, इंटरमीडिएट्स के बारे में हम लोग का बात हुआ था भैया। हाँ, हम लोग का बात हुआ था कि जो प्रोडक्ट को फैक्ट्री से लेके कंज्यूमर तक पहुंचाए वो सारे इंटरमीडिएरीज होते हैं, और इनका भी होना बहुत जरूरी है। नहीं तो तुम खुद सोचो, वो सामान जो गुजरात या फिर पंजाब जैसा जगह में बनता है, दूर दूर गांव से भी दूर एरिया में बनाता है, एकदम सुनसान एरिया में बनता है ये सब फैक्ट्री में, हम लोग तक कैसे पहुंचेगा? इंटरमीडिएरीज नहीं होंगे तो। उनके अकेले के पास इतना ताकत नहीं है। बिग बाजार, पैंटलून्स,
ये सब अपना प्रोडक्ट अपने बना रहे हैं क्या? नहीं भैया, इनके पास प्रोडक्ट रखे रहते हैं अलग जगह से। ये लोग तो इंटरमीडियरीज है, ठीक है। तो कंपनी को अपने इंटरमीडियरीज के साथ रिश्ता रखना अच्छा बहुत जरूरी है। ओके, आज के लिए यहाँ तक ही रखते हैं। तुम लोग अच्छे से रीड करो, यहाँ तक जितना कुछ अंडरलाइन किया उसको याद करना है। नेक्स्ट क्लास कल है, टाइमिंग बता देंगे, और हम लोग अभी बीसीके को ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। कोई डाउट हो प्लीज व्हाट्सएप मी। तुम्हारा एग्जाम फॉर्म का वीडियो शाम तक मिल जाएगा, कैसे फिल करना है। डिक्लेरेशन फॉर्म के लिए भी तुम लोग को बताए हैं, मैसेज आएगा, मैसेज में सबका नाम होगा, ठीक है। और जिसका नाम रहेगा वो स्कैन करके एक मेल आईडी में भेजेगा अपना फॉर्म, तुम लोग को फिर से वो सब स्टैम्प वगैरह होके वापस मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय।